ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में शुरू हुआ था और इसमें कई साल लग गए थे। यह आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले लोग बड़े गणना कार्य में अनेक घंटे लगा देते थे, लेकिन ENIAC ने उन गणनाओं को मिनटों में कर दिखाया था। ENIAC का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें लाखों वायरिंग, ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स और कई मीलों तक लंबे तार लगे हुए थे। लेकिन जब इसे पूरी तरह से तैयार किया गया तो समझा गया कि इस आविष्कार ने आधुनिक कंप्यूटिंग की शुरुआत की है। आज के डिजिटल युग की शुरुआत ENIAC से ही मानी जाती है। इसके महत्व और योगदान को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ENIAC ने ही विज्ञान और तकनीक को एक नई दिशा दी है। 1939 में जब कोनराड जूस जर्मनी में अपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर को तैयार करने में लगे हुए थे, उस समय दूसरी ओर जॉन विंसेंट एटनोसॉफ, जो कि आयोवा स्टेट कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स के अमेरिकन प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के एक प्रायोगिक प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू किया, जिसमें उनके साथ थे क्लिफोर्ड बेरी, जिन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अभी खत्म ही की थी। इस परियोजना की शुरुआत तक आने वाले महीनों में एटनोसॉफ ने धीरे धीरे इस विचार की कल्पना की कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को डिजाइन करना संभव था। हालांकि उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि इसके बारे में कैसे जाना जाए या फिर शुरुआत किस तरह से की जाए। 1981 में मैग्रॉ हिल द्वारा प्रकाशित कंप्यूटर एस्टेब्लिशमेंट नामक एक पुस्तक में कैथरीन फिशमैन के साथ एक साक्षात्कार में एटनोसॉफ ने कहा, मैं हमेशा से कठिन परिस्थितियों में जाने की सराहना करता हूं और इसी दौरान अगले 2 वर्षों तक मेरा जीवन कठिन था। मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के डिजाइन के बारे में ही सोचता रहता था और इसीलिए हर शाम मैं अपने कार्यालय के भौतिकी के भवन में जाता था। 1937 की सर्दियों में एक रात ऐसी भी थी जब मैंने अपने पूरे शरीर को इस मशीन और उसकी समस्याओं को हल करने के प्रयास में ही लगा दिया था। यह उसी रात की बात है जब मैंने अपने मन में हो रही उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही तेज गति से अपनी कार चलाई। हालांकि अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं कभी कभार तेज कार चलाता था, जिससे कि मैं अपनी ड्राइविंग पर अपना ध्यान केंद्रित करूं और खुद पर नियंत्रण रख सकूं। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रात मैं बहुत अधिक बेचैन था और मैं तेज गति से कार तब तक चलाता रहा जब तक मैं मिसिसिपी नदी को पार नहीं कर गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं 189 मील दूर तक अपनी कार चला चुका हूं और तभी मुझे लगा कि मुझे अब वापस चलना चाहिए। लेकिन वहीं पास में मुझे एक रोशनी नुमा इमारत दिखी। उस समय पारा 0 डिग्री के भी नीचे था और मेरा कोट भारी था। उस इमारत में जाने के बाद मैंने पीना शुरू किया और अपने आप पर नियंत्रण पाया। इसी इमारत नुमा सराय का उस कानूनी मामले में जिक्र हुआ था जिसमें यह सिद्ध करना था कि किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का आविष्कार किया था। और इस मामले में एटनोसॉफ ने गवाही दी थी कि वह उस रात इस सराय में थे और उसी समय उन्होंने अपने कैलकुलेटर के निर्माण के लिए कई तरह के विवरणों और सिद्धांतों के बारे में सोचा था, जिसमें बाइनरी सिस्टम का भी उपयोग शामिल था। एटनोसॉफ का सपना यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण, यह उसी सपने से निकला था जो उन्होंने 2 साल तक बुन के रखा था और जो बाद में एक वास्तविक परियोजना बन गया। 1973 के 19 अक्टूबर को मिनीपोलिस की जिला अदालत की न्यायाधीश
अर्ल एल लार्सन ने यह फैसला सुनाया कि जॉन विंसेंट एटानोसॉफ ने ही पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। 34 साल के बाद इस फैसले ने कंप्यूटर विज्ञान के एक प्रमुख के साथ न्याय किया, जिसका नाम एनियक था, जो एटानोसॉफ के प्रोटोटाइप से 7 साल पहले ही आ गया था। हालांकि आज भी गलती से इसे पहला डिजिटल कैलकुलेटर मान लिया जाता है। 1944 में हार्टफोर्ड में गणित के प्रोफेसर हावर्ड एकिन ने मार्क प्रथम नामक एक कैलकुलेटर बनाया। यह कैलकुलेटर 20 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा था। मार्क प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन रिले पर आधारित था, इसलिए यह प्रति सेकंड 3 से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकता था। हावर्ड एकिन चार्ल्स बेबेज के प्रेरणास्पद विचारों से प्रभावित थे और उनके उत्साह के कारण वे 1939 और 1944 के बीच अपने शोध को फंडिंग दिलाने में सफल रहे और इसी वजह से मार्क प्रथम अस्तित्व में आया। मार्क प्रथम के बाद मार्क द्वितीय, मार्क तृतीय और मार्क के चौथे संस्करण का भी निर्माण हुआ। मार्क प्रथम के पहले प्रोग्रामरों में एक युवा दंपति कॉनवे बर्नर्स ली और मैरी ली वुड्स भी थे। 1955 में इस दंपति ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया था टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने आगे बढ़कर अपने परिवार को गौरव दिलाया और 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब मानकों और प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। 9 सितंबर 1947 को ऑपरेटरों ने मार्क द्वितीय में एक रिले में फंसे पतंगे की वजह से एक त्रुटि का पता लगाया। इस पतंगे को बाद में हटा दिया गया और एक लॉगबुक पर चिपका दिया गया था, जिसमें लिखा था, प्रोग्राम में पहली त्रुटि का मामला पाया गया। इस लॉगबुक को अमेरिकी इतिहास के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है और उसमें यह पतंगा आज भी चिपका हुआ है। इस प्रकरण के बाद एक नए शब्द का उपयोग हुआ, जिसे अक्सर इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खराबी आने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। उस शब्द को बग कहा गया, हालांकि यह शब्द पहले से ही उपयोग में था। जूस के जर्मन कैलकुलेटर और एकिन के ब्रिटिश कैलकुलेटर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 में एक और बड़े कंप्यूटर का निर्माण हुआ। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मॉचली ने एनियक का निर्माण किया। एनियक की गणना क्षमता यह दिखाती थी कि यह कैलकुलेटर कितना प्रभावशाली था। यह मशीन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से बनी हुई थी और प्रति सेकंड 5,000 ऑपरेशंस कर सकती थी। यह मशीन 30 टन भारी, 30 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी थी और इसकी विद्युत खपत 1,40,000 वॉट थी, जिसमें 70,000 रेसिस्टेंस, 10,000 कैपेसिटर्स और 6,000 स्विच शामिल थे। कुछ जीव विज्ञानियों के अनुसार जब एनियक को पहली बार चलाया गया था तो यह फिलाडेल्फिया शहर में विद्युत प्रवाह में गिरावट का कारण बना और इसके बाद इसके आसपास के क्षेत्र में हवा का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। आधिकारिक रूप से एनियक एक सुपरफास्ट कैलकुलेटर था, जिसका निर्माण बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरीज की गणना के लिए किया गया था और यह डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस करता था कि उड़ते हुए रॉकेट की गति की गणना कर सकता था। हालांकि इसके डिजाइनरों के मन में युद्ध निर्माण से भी अलग और काफी दूर की सोच बनी हुई थी। मॉचली के लिए मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक कैलकुलेटर बनाना बेहद रोचक था।
वह यह जानना चाहते थे कि क्या सूरज की किरणें और सूरज के तूफान पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मौचली को पता चला कि इसमें शामिल गणनाएं काफी जटिल हो सकती थी, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हाथ से गणना करने के लिए क्लर्कों के एक विशाल समूह को नियुक्त करने का निर्णय लिया और फिर डेटा को संसाधित करने के लिए हॉलरिथ के पंचिंग कार्ड का उपयोग करने की भी योजना बनाई। हालांकि इतना सब करने के बाद 1939 के वर्ल्ड फेयर में जाने के बाद मौचली को एहसास हुआ कि अगर उसने दर्जनों पंच कार्ड मशीनों का उपयोग किया होता तो मौसम के आंकड़ों को संसाधित करने में भी 1 दशक से अधिक का समय लग जाता। 1941 में मौचली ने सेना द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि लेना शुरू किया। उनके प्रशिक्षक जॉन प्रिपर एकर्ट फिलाडेल्फिया में जन्मे थे और वे एक इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ थे जिनके पास गहरा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान था। मौचली ने एकर्ट को अपनी परियोजना के बारे में बताया, जिसमें एक मशीन बनाने की योजना थी। यह एक सपना था जो काफी समय से अधूरा था और अब पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा था। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक को पूरा करने के लिए एकर्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स और मौचली का जुनून एक साथ आया। मौचली ने एकर्ट से मिलने से पहले आयोवा में कुछ दिन बिताए थे, जहां उन्होंने एटोनोसॉफ्ट की मशीन की एक प्रस्तुति में भाग लिया था। और जब न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एटोनोसॉफ्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, तब यह यात्रा भी उसका आधार बनी थी। हालांकि मौचली का इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान बहुत ही सीमित था, इसलिए संभावना यह बनती है कि एटोनोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट और एकर्ट और मौचली के बीच कोई संबंध नहीं था। एकर्ट और मौचली को धन की कमी की वजह से अपनी परियोजना को रोकना भी पड़ा था, लेकिन लेफ्टिनेंट हरमन गोल्डस्टाइन से मिलने के बाद वे इसे पूरा करने में कामयाब रहे और वहीं से उन्हें सेना के साथ संपर्क साधने में भी कामयाबी मिली। 9 अप्रैल 1943 को एकर्ट, मौचली और गोल्डस्टाइन को ऑसवाल्ड वेबलन, जो कि प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के प्रमुख थे, उनके साथ एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और इसमें यूएसए बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के निदेशक लेस्ली साइमन भी शामिल थे। गोल्डस्टाइन ने इस मुलाकात का वर्णन 30 साल के बाद किया। वे बताते हैं कि काफी देर तक अपनी अपनी कुर्सियों पर झूलने के बाद और बहुत सी बातें करने के बाद उनकी $4 लाख की फंडिंग को मंजूरी मिल गई और इसी फंडिंग के साथ वह आइडिया पैदा हुआ जिसने एनियक बनाने की परियोजना पर काम शुरू किया। एनियक के ही एक और नायक जोहान वॉन न्यूमन हैं, जो हंगरी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1920 के दशक से कई महत्वपूर्ण प्रकाशन लिखे थे। उनका काम विशेष रूप से बहुमुखी और बहुआयामी था। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, लॉजिक्स, गेम थ्योरी और ऑटोमेटिक कैलकुलस के रूप में क्रांति लाने में अहम योगदान दिया था। एनियक के निर्माण से 1 साल पहले वॉन न्यूमन ने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाने के लिए मूर के स्कूलों की परियोजना पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, जो लॉजिक पर आधारित थी। वॉन न्यूमन को 1944 की गर्मियों की रात में एक बार एनियक को देखने का मौका मिला था। मैरीलैंड में एबरदीन के रेलवे स्टेशन पर वॉन न्यूमन की मुलाकात हरमन गोल्डस्टाइन से हुई, जो उनके पुराने परिचित थे। जब गोल्डस्टाइन मूर स्कूल की परियोजना का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने वॉन न्यूमन की आंखों में एक झिलमिलाहट देखी, जैसे कि वह यह कहना चाह रहे हैं कि उन्हें भी एनियक के निर्माण में शामिल होना है। और उस दिन से वॉन न्यूमन एनियक के निर्माण में शामिल हो गए और एबरदीन रेलवे स्टेशन पर हुई इस मुलाकात में एक साझेदारी की शुरुआत हुई, जो एनियक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। 1947 में एकर्ट और मौचली ने एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी की स्थापना की। इन वर्षों में और आने वाले वर्षों में
एसीएम मुख्य वैज्ञानिक और शिक्षण संस्थानों में से एक में विकसित हुआ। 1951 में एकर्ट और मॉचली, जिन्होंने पहले एनियक के निर्माण के बाद अपनी एक कंपनी स्थापित की थी, उसका नाम रखा गया था यूनिवैक। उन्होंने अपने इस कैलकुलेटर की मार्केटिंग की शुरुआत की। एकर्ट मॉचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में 25 साल के पॉल बारान भी शामिल थे, जो पोलिश प्रवासियों के परिवार के बेटे थे। जब वह 2 साल के थे तब वह अमेरिका आए थे। बाद के वर्षों में बारन ने इंटरनेट के जन्म के लिए तकनीक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकर्ट मॉचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन में बारन को केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और जर्मेनियम डायोड की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनका इस्तेमाल यूनिवैक में किया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों में उन्हें पैकेट स्विचिंग के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाने लगा था।